अमन जायसवाल को सफलता मिलती है। अमन ऑल इंडिया रैंक इनकी 6884 और जो कैटेगरी रैंक है वो 2728 रैंक। सुबह 5 बजे करीब मैंने रिजल्ट चेक किया। जब सिर्फ मैंने उसका रैंक देखा तो बस इतना खुशी हुई कि मतलब कि इस बार हो गया, सफलता प्राप्त हो गई मुझे। अच्छा। देखिए जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होता है, जैसे एम्स वगैरह, बीएचयू, एएमयू होते हैं, इसके लिए हाई कैटेगरी रैंक हाई चाहिए रैंक, जिसके लिए आपको मतलब 4400 रैंक पत्र रहेंगे तो आपको एम्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर नंबर की बात हम लोग करें तो नंबर तो 720 में कितना नंबर लाए तो हमको एम्स मिल जाएगा। देखिए कोचिंग का तो आप 20% ही मानिए, क्योंकि 80% स्टूडेंट की मेहनत होती है, क्योंकि 20% जो होता है कोचिंग ना, आपको वो कैसे बताते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, टीचर्स आपके साथ लगे रहते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो सुनते भी है। आपके जो कोचिंग जो होते हैं, जो आपका मॉक टेस्ट वो तैयार करते हैं, वो आपको मतलब फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराते हैं। जब रीनीट हुआ तो मतलब सरकार ने वो सारी व्यवस्था जो उसमें कमी थी, पेपर लाना ले जाना जो पेटी में बंद होता है, कोई भी चूक नहीं हो पाई। सारे पुलिसकर्मी, सारे मतलब कि सारे चश्मे वगैरह सारे उन्होंने अच्छे से जांच किया। पूरा आप मेटल जो डिटेक्टर, आप जब पढ़ रहे हैं, सुबह उठ के जाते थे क्लास करते, तो आप मोबाइल की जरूरत क्या है, आप मोबाइल घर पे रखिए। आपको जब पेरेंट्स से बात करना है तो आप जब वहां से लाइब्रेरी या कहीं से पढ़ रहे हैं, आप एक रूटीन बना लीजिए, मुझे इतना टाइम घर से बात करना, बस वही आपका आधा घंटा 15 मिनट जो आप बात करते हैं। ताकि आप मतलब आप मोबाइल को बंद करते या आपका कीपैड रखें, आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो कीपैड आप रखें, ताकि मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि आप 10-15 मिनट के लिए कुछ देखने जाएंगे तो आपका 1 घंटा रील में चला जाएगा। बीती 16 जुलाई को नीट 2026 के परीक्षा का परिणाम जारी होता है और इस परिणाम में सुल्तानपुर जनपद के दादूपुर के रहने वाले अमन जायसवाल को सफलता मिलती है। अमन ऑल इंडिया रैंक इनकी 6884 और जो कैटेगरी रैंक है वो 2728 रैंक। अमन कुल 720 में 613 अंक प्राप्त करते हैं और इनको सफलता मिलती है। और आज हम इनके घर सुल्तानपुर में दादूपुर गांव में हैं। हमारे साथ अमन मौजूद हैं। अमन को बहुत बहुत बधाई। और अमन से जानेंगे कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरीके से उन्होंने तैयारी किया और सफलता इनको मिली है। जब आपका परिणाम आया, जब आपने देखा कि 613 नंबर मुझे मिले हैं, तो कैसा लगा आपको? रात में 11 बजे तो आया था, 16 जुलाई के रात में, लेकिन उस टाइम मैं 10 बजे सो गया था, क्योंकि अगले दिन मुझे कोटा के लिए सेलिब्रेशन के लिए जाना था। लेकिन उस रात मैं 10 बजे तक सो गया था। काफ़ी फ़ोन वगैरह रात में आए, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था 19 जुलाई संडे को दोपहर में आने का। अच्छा। लेकिन उससे पहले रिजल्ट आ गया। एक्सपेक्टेशन रात में तो फ़ोन आया, लेकिन फ़ोन साइलेंट करके फिर सो गया। फिर सुबह जब देखा, मैसेज वगैरह पढ़े थे, तो सुबह 5 बजे करीब मैंने रिजल्ट चेक किया। जब सिर्फ मैंने उसका रैंक देखा तो बस इतना खुशी हुई कि मतलब कि इस बार हो गया, सफलता प्राप्त हो गई मुझे। अच्छा, यहीं पे थे आप? जी यहीं पे थे। तो सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो किससे मुलाकात हुई घर पे? घर में सबसे पहले मम्मी यहाँ पे आई, मम्मी के पैर छुए, फिर पिताजी लेटे हुए, पिताजी को उठा के बताया, भाई को, फिर बहन को, सब लोगों ने फिर बड़ी खुशी जाहिर की, सबने आशीर्वाद दिया। सब आशीर्वाद का ही फल है जो मेरा इतना अच्छा रैंक आ गया। कितना नंबर आपका आया है? जैसे मैंने 613 बताया है। हाँ। तो कितना और रैंक वगैरह कैसे क्या है, कुछ डिटेल आप बताएंगे? हाँ, वो 613 नंबर है 720 में से, जिस मेरी रैंक 6484 है ऑल इंडिया रैंक, और कैटेगरी रैंक 2728 है। जी। तो ये जो 6484 आपकी रैंक है जी, इस रैंक के हिसाब से मतलब सरकारी कॉलेज या संस्थान में आपका एडमिशन तो हो जाएगा? जी बिल्कुल। फर्स्ट राउंड में राम मनोहर लोहिया कॉलेज या जीएसवीएम कानपुर, ये सब चांसेस बहुत अच्छे मतलब टॉप के जो टॉप 3 कॉलेज हैं, केजीएमयू जो टॉप 1 पे आता है। अच्छा। वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन राम मनोहर लोहिया सेकंड पे, टॉप 3rd पे जीएसवीएम कानपुर, 4th मोतीलाल नेहरू, बीआरडी मेडिकल कॉलेज 5 पे। टॉप 5 में से सिर्फ टॉप 1 को छोड़ दीजिए, यूपी के टॉप जो 5 मेडिकल कॉलेज है उसमें से भी सारे कॉलेज मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये जैसे ये तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख चिकित्सा संस्थान है वहां पे आपका एडमिशन होगा। तो जैसे भारत में जो है, जो टॉप के जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उन सब में एडमिशन के लिए लगभग कितनी रैंक आपको लानी होनी चाहिए? देखिए जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होता है, जैसे एम्स वगैरह, बीएचयू, एएमयू होते हैं, इसके लिए हाई कैटेगरी रैंक हाई चाहिए रैंक, जिसके लिए आपको मतलब 4400 रैंक पत्र रहेंगे तो आपको एम्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर नंबर की बात हम लोग करें तो नंबर तो 720 में कितना नंबर लाए तो हमको एम्स मिल जाएगा?
देखिए हर साल नंबर और रैंक में वेरिएशन रहता है। अच्छा। जैसे इस बार पेपर पेपर टफ था, हम्म, मतलब पिछले ईयर के, इस बार उससे थोड़ा इजी था। पिछले साल मतलब 580 नंबर पे आपको एम्स मिल गया था, अच्छा। लेकिन इस बार कम से कम आपको 625 से 30 नंबर लाने होंगे एम्स में एडमिशन के लिए। अच्छा। हाँ चलिए, तो अभी आपने बताया कि पेपर इस बार जो हुआ जी। वो थोड़ा सा इजी था, हाँ पिछले पिछले हिसाब से, लेकिन पिछले ईयर से। परीक्षा इस बार 2 बार हुई। जी एक बार परीक्षा हुई तो कुछ ऐसा जो है सुनने में आया, और कुछ ऐसे प्रूफ भी आए, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया कि परीक्षा जो पेपर था वो लीक हो गया था। जी जी तो इस बार जो पेपर आयोजित कराई कराई सरकार ने, जी एनटीए ने, जी स्वयं शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय परीक्षा की शुचिता को लेकर के बहुत परेशान थे, बहुत जी अच्छी व्यवस्था की गई। जी तो आप उन सब चीजों से काफी खुश हैं? जी जी। पिछले पिछले जो 3 मई को हुआ था 2026 में, मैंने अंक मिलाया था 650 नंबर। हम्म। लेकिन फिर से 10-12 दिन बाद 12 तारीख को फिर से न्यूज आती है कि फिर से पेपर आयोजित किया जाएगा। जी जी फिर से रीनीट होगा। तो इसके लिए फिर थोड़ा निराशा तो हुई, एक बार पूरे साल मेहनत करने के बाद फिर से एग्जाम के लिए उसी के लिए प्रिपरेशन फिर से करना। लेकिन ये मेरे लिए नहीं था, पूरे पूरे जो 22 लाख बच्चे थे उनके लिए भी ये टास्क था। लेकिन फिर से हम कोटा गए, वहां से अपना पढ़ाई की, लोगों से बात की, माता पिता भी सपोर्ट किए, कहे 1 महीना और करो। इस बार जब रीनीट हुआ तो मतलब सरकार ने वो सारी व्यवस्था जो उसमें कमी थी, पेपर लाना ले जाना जो पेटी में बंद होता है, कोई भी चूक नहीं हो पाई। सारे पुलिसकर्मी, सारे मतलब कि सारे चश्मे वगैरह सारे उन्होंने अच्छे से जांच किया, पूरा आप मेटल जो डिटेक्टर होता है पूरा सबका सबका चेक मतलब किया। परीक्षा जो है बहुत कड़ाई के साथ, जी विधिवत शुचिता के साथ आयोजित कराई गई। जी जी चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि अमन जायसवाल जी ने पढ़ाई कैसे की। जी 613 नंबर आपका आया, जी तो इन सब में एनसीईआरटी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लोग जी कहते हैं एनसीईआरटी किताबों को पढ़ना जी जी चाहिए, जी वहां से आपको बेसिक जानकारी होगी। जी तो एनसीईआरटी की किताबों का कितना योगदान रहता है मेडिकल की जी प्रवेश परीक्षा को लेकर के? जी जी। देखिए एनसीईआरटी वो है, जब से आपका देख लीजिए जेईई मेंस देख लीजिए, पिछले साल के कई पेपर देख लीजिए, एनसीईआरटी के हर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, चाहे नीट हो चाहे जेईई मेंस हो। बस थोड़ा बस लेवल अप कर देता तो खाली क्वेश्चन रहते हैं, पूरे एनसीईआरटी रहते हैं। एग्जाम्पल आप इंटेस्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और जहां तक बात करें तो बायोलॉजी, बायोलॉजी आपका आधा 50% पोर्शन कवर करता है नीट यूजी के। 360 नंबर का सिर्फ बायोलॉजी आता है। अगर आप बायोलॉजी देखें तो आप जितना बार पढ़ सकते हैं बायोलॉजी, एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। जैसे कुछ चीजें हैं आपको लाइफ साइकिल वगैरह, प्लांट, उसमें प्लांट किंगडम वगैरह कुछ चीज समझनी होती है जो आप नोट्स बनाकर उसे समझ सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आप जितना इसमें बार इतना आपको हार्ड वर्क कर सकते हैं इस परीक्षा को लेकर, उतना हार्ड वर्क। एनसीईआरटी में आप ज्यादा इधर उधर मत देखिए। आज आप अपनी एनसीईआरटी को कई बार पढ़ सकते हैं, उसके सारे सवाल लगाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कोई पेपर जाता नहीं। आप जो 3 मई वाला है इसको देख लीजिए, जो अभी रीनीट हुआ उसको देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी के बाहर एक भी सवाल प्रश्न नहीं मिलेगा। चलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 आपके प्रमुख सब्जेक्ट हैं। जी जी। तो इन तीनों के तैयारी को लेकर के आपका टाइम टेबल क्या था? कैसे आप पढ़ाई करते थे? देखिए वहाँ मैं कोटा में था, एलएन ज्वाइन किया था। वहाँ सुबह 7 बजे क्लास होती थी, जहाँ उसके पहले अपना 5:30-6 बजे उठना, फिर नहाना धोना, थोड़ा बहुत जो अपना रहता था खाना पीना, नाश्ता वगैरह करके फिर एलएन पहुंच जाते थे। वहाँ पे 7 बजे से 12 तक क्लास होती थी, 3 पीरियड होते थे 1.5 घंटा के। उसके बाद फिर वहाँ से निकल के तुरंत खाना खाना, फिर वहीं से ही लाइब्रेरी चले जाना। मेरा ये रूटीन था, मतलब कि रूम पे आराम नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट वहीं से खाना, मेस से ही खाना खा के सीधा लाइब्रेरी में। आप लाइब्रेरी में भले आधा घंटा सो सकते हैं, लेकिन अगर आप रूम पे आएंगे तो थकान लगी रहेगी। आप आधे घंटे सोने जाएंगे तो आपका 1.5 घंटा बीत ज्यादा जाएगा। समय आपका हाँ जो है हाँ चला जाएगा। हाँ, आलस भी आ जाएगा। इसीलिए मैं अपना रूटीन यही था कि मतलब आराम नहीं करना। दिन में अगर कभी आराम करना सोच तब भी नींद नहीं आती थी, क्योंकि इतना टेंशन, मतलब कि रहता था कि क्लियर करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसके लिए मैं ज्यादा अपने आप को वो आराम नहीं दे सकता था। इसी वजह से अपना डेली का रूटीन था। और ज्यादातर मैं कोशिश करता था पहले फिजिक्स पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स चार्ज, जब माइंड चार्ज रहता है तब फिजिक्स होनी चाहिए। फिजिक्स करता, उसके बाद केमिस्ट्री करता, फिर लास्ट में जब थकने वाला मूड हो जाता था तब मैंने बायोलॉजी उठाता था। बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग करता था, जितना बार हो सकता था उतना बार रीडिंग किया मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी। चलिए, आपने बताया कि आपने कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया था, एलन। जी
कोटा में, और जी कोटा में ही रह के आप तैयारी करते थे। जी जी। तो कोचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग का या ऑफलाइन कोचिंग का क्या इसमें वैल्यू रहता है, क्या महत्व रहता है? और आपका ये कौथा प्रयास था? मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट था और ड्रॉप तीसरा था। अच्छा, जी। तो क्या अब जो है कोचिंग का क्या रोल रहा, कोचिंग की तैयारी आपने कैसे की? देखिए, कोचिंग का तो आप 20% ही मानिए, क्योंकि 80% स्टूडेंट की मेहनत होती है। क्योंकि 20% जो होता है कोचिंग ना, आपको वो कैसे बताते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, टीचर्स आपके साथ लगे रहते हैं, आपका जो जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो सुनते भी हैं। आपके जो कोचिंग जो होते हैं, जो आपका मॉक टेस्ट वो तैयार करते हैं, वो आपको मतलब फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट वो होता है जो आपको लास्ट तक आपको मतलब कमियां बताता रहता है। इसी वजह से आप कहीं भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए, जितना हो सके 20, 30, 50 जितना आपका हो सके, जितना आपकी क्षमता हो उतना दिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में हमारी गलतियों को जरूर बताता है ये। आपने बताया मॉक टेस्ट के बारे में, जब मॉक टेस्ट आप देते थे तो कैसा आपका रिजल्ट आता था? देखिए, वो पेपर लेवल वेरी करता है, क्योंकि ये पिछले बार से 2024 में बहुत इजी पेपर था, 2025 में बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि कोचिंग संस्थान वो था मतलब कि हम दोनों तरह पैटर्न, आसान का, मॉडरेट का, कठिन का, तीनों प्रकार का वो तैयारी कराते थे कोचिंग संस्थान। इस वजह से कभी नंबर वेरी करते, कभी कभी आ जाते 550 नंबर आते, कभी 600, कभी 550, वो वेरी करता। लेकिन घबराना नहीं कि मेरे इतने कम नंबर है, आप निरंतर प्रयास करना, आप उसकी कमियों सीखिए, ना कि उसको डिमोटिवेट हो जाए कि मतलब मेरे कम आ गए, ये मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा अपने जो लगन है उसको तैयारी करिए, जो भी गलती आपको दिख रही है उस पे काम कीजिए आप। तो आप दो दो तीन तीन बार आपने प्रयास किया, जी और वो पिछली बार आप बता रहे थे कुछ ही नंबरों से आपका रह गया जी था। जी। तो कैसे लगा कि हमको जो है कंटिन्यू उसी में जुटना ही है, सफलता हासिल ही करनी है? अपने आप को कैसे आप मोटिवेट करते थे? देखिए, पिछले बार तो जो मतलब यूट्यूब पे कट ऑफ बता रहे थे कि 500 के आसपास, लेकिन मेरा 519 था। जब रैंक देखा 33,000 आई है, तब मतलब कि लगा कि कॉलेज मिलेगा, क्योंकि पिछले साल उसमें 24 में 29,000 पे क्लोजिंग था, मेरा 33,000 था लास्ट ईयर। तो फिर बड़ा वो हुआ कि मतलब कि एक सवाल से रह गए। लेकिन पिछले साल ये हुआ कि मतलब कि ज़्यादा बच्चों ने परफॉर्म नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश में, तो कट ऑफ मतलब 32,900 चली गई। मेरा 33,124 था। तो यही दुख हुआ कि एक नंबर से मैं कैसे छट गया। तो मतलब मेरा तो मन छोड़ने का था, लेकिन घर वालों ने समझाया, माता-पिता, गुरुजन, मतलब भाई मेरा जो मेरे साथ कोटा रहा, क्योंकि इतना डिमोटिवेट था कि मतलब डर था कि मतलब बच्चा कुछ कर ना ले। लेकिन ये सब दिमाग में था नहीं, ये सब गलत चीज़ें। लेकिन बस ये है, पेरेंट्स ने भाई को भेजा, मेरे साथ रहा। सपोर्ट आपके साथ रहे, जी, जी। कि परिवार आपके साथ लगा है और जी, चाहता है कि आप सफलता जी, हासिल जी, करें। जी। उसके बाद मैंने जब भाई साहब लगता, फिर उसके बाद जब भाई गया मेरे साथ रहा, फिर लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं घर से दूर, लग रहा था परिवार के साथ हूँ। अपना फिर बस पढ़ाई पे ध्यान दिया, फिर आज भी भगवान की कृपा से ये रिजल्ट आया। चलिए, जैसे इस समय जो है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं पढ़ाई से, जी, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, रील्स हैं, जी, उसके बाद इंटरनेट है। जी। तो इनसे आप अपने आप को कैसे, इनसे दूरियां कैसे बनाते थे, और ये आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें? देखिए, जैसे आप जब पढ़ रहे हैं, सुबह उठ के जाते थे, क्लास करते, तो आप मोबाइल की ज़रूरत क्या है? आप मोबाइल घर पे रखिए। आपको जब पेरेंट्स से बात करना है, तो आप जब वहाँ से लाइब्रेरी या कहीं से पढ़ रहे हैं, आपका एक रूटीन बना लीजिए, मुझे इतना इतना टाइम घर से बात करना, बस वही आपका आधा घंटा, 15 मिनट जो आप बात करते हैं। बाकी आप मतलब आप मोबाइल को बंद कर दें या आपका कीपैड रखें। आप ऑफ़लाइन कर रहे हैं, तो कीपैड आप रखें, ताकि मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि आप 10-15 मिनट के लिए कुछ देखने जाएँगे, आपका 1 घंटा रील में चला जाएगा। इसी वजह से मैं तो यही करता था कि मोबाइल अपने भाई को दे देता था। मतलब उन्हीं के पास सेफ रहता, मतलब कि मुझे जब बात करनी होती थी, मैं जब रात में जाता था लाइब्रेरी से, तब मैं बात करता था घर पे। अच्छा। हाँ, मोबाइल आप घर पे मतलब मोबाइल जितना दूर रहेंगे, अगर ऑफ़लाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तो ठीक है, आप रखे रहिए। जी जी जी। चलिए, जैसे आपने साल भर तैयारी की, जी, आपका सिलेबस कंप्लीट है, जी, और परीक्षा 21 जून को होनी थी। जी, तो 1 महीने की जो आपकी रणनीति रहती है, जो जी, बच्चे 1 महीने परीक्षा रह जाती है, जी, कैसे तैयारी, आप क्या रिवीजन कैसे करते हैं? जी, क्या-क्या चीज़ें आप पढ़ते हैं? क्योंकि जब परीक्षा कुछ ही समय रह जाती है, तो लोगों के दिमाग में थोड़ा-सा उलझन रहती है कि क्या मैं तैयार कर लूँ, क्या छूट रहा है? रिवीजन कैसे करूँ? किसी एक चीज़ को कैसे कितनी बार पढूँ कि वो चीज़ें हमेशा मेरे दिमाग में रहें? स्ट्रेटजी हमारी कैसी रहनी चाहिए?
देखिए, बात करें तो जब लास्ट समय आता है तो घबराहट बहुत होती है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। जैसे कि आपका क्लास में जो नोट्स बने होते हैं, तो नोट्स को कई बार रिवीजन करना है, कि जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन करना। उस रिवीजन के साथ-साथ आप मॉक टेस्ट देते रहिए, आपको कमियाँ पता चलती रहेंगी। आप मतलब कि आप उस समय कुछ मत करिए, ना मॉड्यूल जाइए, ना एनसीईआरटी उठाइए। आपको एनसीईआरटी आपको सिर्फ बायोलॉजी करना है। उसके बाद जो आपके टीचर्स खुद ही आपको इतना नोट्स में करा देते हैं कि मतलब सफिशिएंट रहता है। आप बस मॉक टेस्ट दीजिए और रिवीजन करिए कॉपी से। बस वही आपका मत सिलेक्शन तो एक ही राज है मेरा कि वो मेरा जो नोट्स था वो मेरे हथियार था न्यूट्रिशन सेलेक्ट होने के लिए। अच्छा, चलिए, जब आप परीक्षा देने जाते हैं, जी, एग्जाम हॉल में घुसते हैं, जी, बहुत सारा आपका चेकिंग होता है, कक्ष जी, में बैठते हैं, बहुत दबाव रहता है। जी, जी, और उसमें कभी कभी तो कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि जो चीजें आ रही हैं वो हाँ, मतलब आते हुए भी गलत करके चले आते हैं। जी, जी। तो वो जो एक परीक्षा कक्ष का जो दबाव आपके ऊपर था कुछ ऐसा? ये वो जब फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा था, उसके बाद से मेरे कोई दबाव नहीं रहता है। कोई किसी प्रकार का कोई नहीं, डर नहीं, नहीं है? नहीं। जो जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप पहले करिए। आप फर्स्ट राउंड आप कम से कम थर्ड राउंड तक ज़रूर अटेम्प्ट करिए पेपर। फर्स्ट राउंड में जो आपके बनने वाले जो आसान-आसान सवाल है, वो आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 20-30 सेकंड में हो जाते हैं। उसके सेकंड राउंड में आप थोड़ा-सा मुश्किल, और थर्ड राउंड में जो एकदम हार्ड हो वो आप अटेम्प्ट करिए। मतलब कि घबराइए मत, क्योंकि राउंड पेपर करिए। जितना हो सके राउंड पेपर करिए, क्योंकि मतलब दबाव कम होता है राउंड का, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी होता है ना कि मतलब मैंने इतने सवाल अटेम्प्ट कर लिए हैं। हम्म, हाँ, उसके बाद फिर आसानी से जो जो नहीं बनने वाले तो वो भी, अगर दिमाग शांत रहेगा, कूल रहेगा, तो आप जो गलत होने वाले सवाल जो हार्ड हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। चलिए, 2027 का जो एग्जाम होगा नीट का, जी, ऐसे ही 25-30 लाख बच्चे बैठेंगे परीक्षा में। जी, आप ही के जैसे, जैसे आप 22 लाख में शामिल थे जी, और आपको सफलता मिली, 6,884 रैंक आपकी आई, जी, 484। जी, और तो बच्चे जो 2027 में परीक्षा देंगे, जी, उनके लिए अमन जायसवाल जिनके 613 नंबर आए हैं, वो जी। कुछ मूल मंत्र उनको देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? जी, देखिए, आप जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप जितना अभ्यास, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस है, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, आप जितना 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 प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपके मतलब जो भी आपको मॉड्यूल वगैरह मिला हो या सब एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। आपको मतलब कि एनसीईआरटी को तो 5 बार तो कर ही लेना है, एग्जाम्पल और इन टेस्ट क्वेश्चन जो बीच-बीच में रहते हैं। और बायोलॉजी के लिए बस एक ही मंत्र है, कितना बार आप पढ़ ली, कितना बार आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद होनी चाहिए, क्योंकि आप पेपर देखिए 2010 साल का पेपर उठा कर देख लीजिए, एनसीईआरटी के बाहर सवाल नहीं गया है, पूरा एनसीईआरटी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल रहता है। बस आप जितना हार्ड वर्क, जितना आप सवाल लगा सकते हैं, आप कम से कम आप टारगेट बनाइए, कम से कम 50 से 100 सवाल फिजिक्स के, 50 से 100 सवाल केमिस्ट्री के। आप उसमें टारगेट, आप डेली सुबह उठ के आप टारगेट लिखिए कि मुझे इतना अचीव करना है। आप भले ही आपका थोड़ा सा कम अचीव होगा, लेकिन आपको मतलब ये टारगेट रहेगा, एकदम खुशी मिलेगी, मैंने इतना अचीव तो कर लिया। पर डे आप उठ के डायरी में अपना टारगेट बनाइए कि मुझे इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी, आपको आप एनसीईआरटी कभी हल्के मत लीजिएगा बायोलॉजी के, क्योंकि मैं साढ़े 360 का नंबर का वही रहता है, बाकी 360 नंबर में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है। आप जितना हार्ड वर्क, जितना प्रैक्टिस, जितना रिवीजन कर सकते हैं, बस यही नीट यूजी का बस यही है, मतलब परफेक्शन चाहिए। जो पढ़िए आप परफेक्ट के साथ पढ़िए, क्योंकि उस जहाँ पे आपको डाउट रहेगा एनटीए वहीं से सवाल आपको पूछेगा। चलिए, परीक्षा की तैयारी के दौरान आपकी सेहत और मानसिक सेहत जी, बहुत ज्यादा मायने रखती है कि जी, जी, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जी, तो इसके लिए कैसी आपकी दिनचर्या थी? जो बच्चे हैं उनको क्या आप बताना चाहते हैं कि आपको अपनी सेहत पे ध्यान कैसे देना है, मानसिक रूप से कैसे आपको स्वस्थ रहना है? जी। देखिए, आप सुबह उठ के जैसे योग वगैरह ज़रूर करिए, क्योंकि जो अनुलोम-विलोम जो होता है, प्राणायाम होता है, उससे मैं भी ये अपनाता था, क्योंकि हमारे भी टीचर जो थे ये बोले थे, मतलब अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तभी मतलब विद्या आएगी, तभी आपका मतलब विकास होगा। इसी वजह से मैं योग अपना डेली करता, आधे घंटे या 15 मिनट जो भी आपका हो सकता है समय निकाल के, वो ज़रूर करिएगा। क्योंकि मतलब आप स्वस्थ शरीर रहेगा तभी आप मतलब जीवन में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना 10-12 घंटे की जो पढ़ाई होती है, बिना स्वस्थ शरीर के आप कुछ अचीव नहीं कर पाएँगे। आपके परिवार में कौन-कौन है? थोड़ा सामन जायसवाल बताएँगे कि कैसा परिवार का सहयोग? आपके भाई के बारे में आपने बताया, जी, तो पिताजी आपके क्या करते हैं? घर में कौन-कौन है? मेरे पिता का नाम श्री सूर्यलाल जायसवाल है, वो एलआईसी अभी करता हैं, और माताजी का नाम इंद्रानी देवी जायसवाल है, और बड़े भाई का नाम शिवम जायसवाल है। माता-पिता मतलब दुखी थे पिछले साल के रिज़ल्ट से, मतलब मेरा बच्चा एक नंबर से नहीं रहा, तो मतलब
माता पिता को मतलब बाहर भेजने में थोड़ा डर भी लगा था, बच्चा डिमोटिवेट था। इसीलिए जब मैं बाहर गया, कोटा गया, तो पिताजी ने भाई को मेरे साथ भेज दिया, कहे कि लगे रहो, मतलब कि अगर तुम रहोगे थोड़ा सपोर्ट नीचे रहेगा उसका, क्योंकि मेरा मानसिक भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मैं जो जो डिमोटिवेट होता था मेरे भाई को वो बताता था, भाई भी मुझे एकदम कहता था जो होगा देखा जाए, तुम बस अपना करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो, पर डे जितना उसमें हो सकता बेस्ट दो, बाकी जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ दो। चलिए, तो हमारे साथ अमन जायसवाल जी थे। नीट की जो परीक्षा का परिणाम 16 जुलाई को आया 2026 का, उसमें आपने सफलता हासिल की है। ऑल इंडिया रैंक इनकी 6484 है। 720 में 613 अंक इन्होंने हासिल किया, और जो कैटेगरी की रैंक इनकी है वो 2728 है। और हमने इनसे बातचीत किया, इनसे जाना कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, कोचिंग का क्या रोल रहता है, इनकी अपनी जो दिनचर्या थी वो कैसी थी, सोशल मीडिया या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं जो आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, इन सब के बारे में अमन ने विस्तृत रूप से बताया है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं नीट की परीक्षा को लेकर के, मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इनके जो टिप्स हैं, इनकी जो बातचीत है, जो जवाब हैं, वो काफी फायदेमंद साबित होंगे। और गांव देहात परिवार की ओर से अमन को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।